प्रिय मित्रों, मैं आज दोनों संस्कृतियों के एकीकरण के बारे में बोलने के लिए जाता हूं। ये दोनों संस्कृति तो द्राविड़ और आर्य के बारे में है। सर्वश्रेष्ठ प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में इतिहास के प्रारंभ काल में श्रेष्ठ संस्कृति आर्य संस्कृति थी। उनके आने के पहले द्राविड़ों की श्रेष्ठ सभ्यता भारत में विद्यमान थी। इन दोनों सभ्यताओं के मेल और भारतीय संस्कृति को उनकी देन के संबंध हम यहाँ चर्चा करेंगे। द्राविड़ आर्यों के भारत आने के पहले उत्तर भारत में थे। द्राविड़ आर्यों के भारत आने के पहले उत्तर भारत में थे। आर्यों के आने से अधिकांश द्राविड़ दक्षिण भारत गए। यह एक मत है। दूसरा मत यह है कि द्राविड़ तमिल देश के थे और यगाम से यह उत्तर भारत गए। बहुत से विद्वानों का मत है कि द्राविड़ भाषा बोलने वाले पूर्व भूमध्य सागर तटवर्ती प्रदेश से दक्षिण भारत आने वाले थे। तो अभी आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि द्राविड़ तमिल देश के ही थे। द्राविड़ संस्कृति आर्य संस्कृति से बिल्कुल भिन्न थी। पहले द्राविड़ संस्कृति के कुछ विशेष अंशों को देखेंगे। द्राविड़ सभ्यता श्रेष्ठ उच्च सभ्यता है। द्राविड़ लोगों का प्रमुख पेशा खेती था। खेती के साथ कपड़ा बुनना, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना और जहाज बनाना आदि उनके विशेष उद्योग थे। उन्होंने नदियों के बीच बांध बनाकर सिंचाई की प्रणालियों को अपनाया। लहरों की चिंता न करके महासागर पार करके धन इकट्ठा करने वाले द्राविड़ों ने फारस, सुमेरिया, मिस्र और रोम जैसे स्थानों के साथ वाणिज्य संपर्क बनाए रखा। तमिलनाडु से चावल, सागवान, श्रेष्ठ सूती कपड़े और मोरपंख आदि विदेशों को निर्यात किए गए। द्राविड़ वीर धनुष, बाण, बर्छी और तलवार जैसे हथियारों का प्रशिक्षण पाकर उनके काम में लाते थे। उस काल के द्राविड़ों में जाति भेद या वर्ग भेद नहीं था। अन्न देने वाली धरती, फल देने वाले पेड़ और नाग आदि की पूजा करते थे। इनमें लिंग की पूजा भी प्रचलित थी। वे मरे लोगों को गाड़ देते थे। द्राविड़ समाज में राजनीतिक नेता राजा थे। लोग किलाबंदी या चगार दीवारी बने नगरों तथा गांवों में रखते थे। लोगों का समाज स्थल या प्रदेश के आधार पर बांटा हुआ था।
पगाड़ी प्रदेश कुरिंची दी, पगाड़ी प्रदेश कुरिंची दा, जंगली प्रदेश मुल्लई दा, खेतों से भरी मैदानी गाड़ी मरुदम दी, समुद्र तटवर्ती प्रदेश नेईदल दा, मरुस्थल पालई दा, द्राविड़ सोना मोती और मूंगा, द्राविड़ सोना मोती और मूंगे के गगने पहनते थे, संगीत में वे उन्नत थे, बांसुरी और याश वीणा जैसे वादन नामक संगीत वाद्यों को वे बेहद पसंद करते थे। द्राविड़ शांति को चाहने वाले थे, वे युद्ध को कभी चाहते न थे। आर्य सभ्यता के बारे में कहें तो ईसा पूर्व 2000 में मध्य एशिया से हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर बोलन दर्रों से होकर आर्य इस देश में आ बसे। ये पहले अफगानिस्तान में, फिर पंजाब में ईसा पूर्व 2000 से ईसा पूर्व 1500 तक बसे रहे, फिर धीरे धीरे पूर्व की ओर फैलकर गंगा जमुना गाड़ियों में जा बसे। इनके बसे प्रदेश को आर्यावर्त कहते हैं। इन आर्यों के बारे में कई बातें जानने के लिए आधार बनने वाले स्रोत उनके 4 वेद हैं। वे ऋग, यजुर, साम और अथर्व वेद हैं। इनके अलावा अन्य वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक है। रामायण और महाभारत नामक महाकाव्य भी है। इन ग्रंथों की सहायता से हम आर्यों के जीवन, राजनीति और सामाजिक प्रथाओं से परिचित हो सकते हैं। अपने पशुओं के साथ स्थान स्थान पर खाना बदोशी जीवन बिताने वाले ये पंजाब में गांवों को बसा कर रखने लगे। एक गांव में कई परिवार बस गए। पिता परिवार का स्वामी था। वेदकालीन आर्यों में राजतंत्र प्रचलित था, कहीं कहीं लोकतंत्र भी था, कहीं कहीं लोकतंत्र भी था। आर्यों के राज्य का प्रधान राजा था, वह सर्वाधिकारी था, वह शत्रुओं को नाश करके अपने लोगों की रक्षा करता था। प्रारंभ में राजा चुना गया, कालांतर में एक प्रणाली बदल गई। राजमुकुट पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त करने की परंपरा बनी। हालांकि राजा के असीमित अधिकार थे। वे अपने मददगारों से सलाह लिए बिना शासन कार्य नहीं करते थे। शासन कार्यों में राजा की सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल दी। इन मंत्रियों के अलावा समिति और सभा नामक सलाहकारी मंडलों ने राज्य शासन में राजा की सहायता की। समिति के सदस्य राजकुमार और वरिष्ठ अधिकारी थे। बूढ़े अनुभवी लोग तथा राज्य के गणमान्य प्रभु लोग सभा के सदस्य थे। राज्य के प्रमुख समस्याओं का वाद विवाद करके फैसला
करने का उत्तरदायित्व कार्य सभा का था। इनके अलावा शासन प्रबंध में राजा की सहायता करने के लिए पुरोहित, सेनापति और ग्रामणी आदि नियुक्त किए गए। ग्रामणी गांव का प्रधान था। जब आर्य गंगा गाड़ी में बस गए तब बड़े राज्यों की स्थापना हुई। कौशल और श्रेष्ठता सूचित करने एकराट और सम्राट आदि उपाधियों को धारण किया। युद्ध में पाई विजय को मनाने और अपनी सार्वभौमिकता को सूचित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ तथा राजस्व यज्ञ किए। प्रजा का पालन करना राजा का परम कर्तव्य था। प्रारंभ में आर्यों में जाति भेद नहीं था, लेकिन जब से गंगा गाड़ी में बैसे तब 4 वर्ण हुए। यह ध्यान देने की बात है कि वे भी प्रारंभ में जन्म के आधार पर नहीं थे, लेकिन पेशे के आधार पर। पेशे के आधार पर दे। कालांतर में एक वर्ण भेद जन्म के आधार पर बने। लोगों में ऊंच नीच के भेदभाव होने लगा। कई जातियां बनी। प्रारंभ में आर्यों ने प्राकृतिक रूपों को की देवता माना। द्राविड़ों के संपर्क में आने पर आर्य शिव, मुरुगन, कार्तिकेय की पूजा करने लगे। गंगा गाड़ी में वैसे आर्यों के मुख्य उद्योग कृषि, दस्तकारी और वाणिज्य था। जैसे आर्य और द्राविड़ मिलजुल गए, महाकाव्य काल के बाद आर्यों की दाक दक्षिण भारत में भी जम गई। तो भी कालांतर में आर्य द्राविड़ों के साथ यो घुल मिल गए कि उनके पृथक नहीं कर सकते। दोनों संस्कृतियों का आत्मिक मेल की सूचना आगे मिलता है। आर्य द्राविड़ संस्कृतियों ने कालांतर में आपस में एक दूसरे को आत्मसात कर लिया। एक समूह के लोगों ने दूसरे रीति रिवाजों को अपना लिया। उदाहरण के लिए पगले अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु जैसे प्राकृतिक देवताओं की पूजा करने वाले आर्य बाद में शिव जैसे देवताओं को पूजा करने लगे। यह द्राविड़ों के मेल का परिणाम है। द्राविड़ों का देव मुरुगन, कार्तिकेय जो पगाड़ी देवता है, आर्यों की पूजा में स्थान पाने लगा। आगे चलकर द्राविड़ भी आर्यों के विधिवाद, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म सिद्धांत को द्राविड़ों ने अपना लिया। उनके आर्य द्राविड़ आत्मिक मेल कहा जाता है। दोनों संस्कृतियों की सामाजिक मेल के बारे में सूचनाएं आगे देता हूं। जब गंगा गाड़ी में आर्य बस गए तब उन्होंने द्राविड़ों के साथ वैवाहिक संबंध अपना लिया। आर्यों के कठोर जाति भेद ने द्राविड़ों में भी प्रवेश किया। स्थल के आधार पर हुआ सामाजिक विभाजन पेशे के आधार पर बदला और अंत में जन्मगत जाति भेदों में समाप्त हुआ। आर्यों की साहित्य भाषा संस्कृत है। संस्कृत और तमिल भाषा में बड़ा मेल मिलाप हुआ। कई संस्कृत शब्द तमिल में प्रचलित हुए। वैसे ही कई
तमिल शब्द कई तमिल शब्दों का संस्कृत में योगदान हुआ। कर्मफल और भाग्यवाद के विचार सारे भारत में मानी हुई बातें हैं। इनके आधार पर जातिवाद सत्य सिद्ध हुआ। इसके अनुसार यह माना गया कि मनुष्य अपने लिए कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेता है। इस कर्मफल सिद्धांत को द्राविड़ों ने भी अपना लिया। ईसा पूर्व 25,000 साल के पहले कुमारी खंड नामक भूविभाग हिंद महासागर में अफ्रीका के मडागास्कर से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग तक फैला था। आर्य के पहले पूरे भारत पर फैलाए हुए द्राविड़ लोग अब कुछ ऐतिहासिक विद्वानों के मतानुसार पूर्व भारतीय टापुओं से, इंडोनेशिया टापुओं से आने वाले होंगे या भारत से ही उत्पन्न हुए होंगे। मैं भी एक इतिहासकार हूँ। मैं शंका करता हूँ कि द्राविड़ लोग कभी कभी कुमारी खंड भूविभाग से पुरातन काल में आए होंगे। सागर में डूब गए कुमारी खंड भूविभाग के बारे में पुरातन तमिल व्याकरण पुस्तक तोलकाप्पियम, सिमगल पुरातन पुस्तक दीपवंश, महावंश और हिंदू धर्म के 18 पुराणों में कुछ पुराणों में इस भूविभाग के बारे में, इस कुमारी खंड के बारे में सूचना गई। आर्य लोगों के संबंध में बहुतांश इतिहासकारों का राय इस प्रकार है कि कास्पियन सागर के चारों ओर बसे आर्य लोग आठ विभागों में बांटकर कुछ दल दक्षिण पूर्व भागों में चलने लगे, कुछ दल पश्चिम की ओर जाने लगे और वहां बसने लगे। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य का उदय भारत से ही होंगे। वर्तमान भारत में दोनों संस्कृतियों के मेल को देखते हैं। भारतीय संस्कृति में आर्य द्राविड़ दोनों संस्कृतियों की श्रेष्ठता है। विश्व विवाह के द्वारा, उस अधिकार के द्वारा जिसके कारण कोई भी किसी भी पेशे को कर सकता है। जाति भेद रहित समधर्म समाज का निर्माण करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। कठोर अत्याचार पूर्ण जाति बंधन के उस पार हम सब भारतीय हैं। हम इस भावुक एकता को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। राज्य, भाषा और धर्म आदि सभी भेदों को भूलकर हम यह साबित कर देना चाहते हैं कि हम सब एक जाति के हैं, हम सब एक कुल के हैं और हम सब भारतीय हैं। जय भारत।